सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने दो डिफेक्ट ऑफ विजन देखे थे, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। आज की क्लास में हम थर्ड डिफेक्ट ऑफ विजन को देखेंगे, दैट इज प्रेसबायोपिया। अब हमने मायोपिया में देखा कि पर्सन जो है पास का देख सकता है, दूर का देखने में प्रॉब्लम है, तो उसको हमने क्या किया, कॉनकेव लेंस लगा दिया। फिर हमने बात की हाइपरमेट्रोपिया का, तो पर्सन दूर का तो देख सकता था बट पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम थी, तो उसको हमने पहना दिया कॉन्वेक्स लेंस। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज प्रेसबायोपिया। अब ये प्रेसबायोपिया क्या होता है कि ये एज्ड पर्सन को बेसिकली होता है, यानी कि थोड़े से बूढ़े लोग, ठीक है, ढलती हुई उम्र के साथ ये बीमारी जो है कनेक्ट हो जाती है। होता क्या है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आवर आईज गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में हमने बात की थी कि क्या पावर ऑफ अकोमोडेशन है, तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है आईज का वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है पर्सन ना तो ठीक से पास की चीजें देख पाता है, ना ही वो दूर की देख पाता है। क्यों ऐसा होता है, तो इसके पीछे दो रीजन होता है। एक तो उसका जो सीलियरी मसल्स होता है आंखों का, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी जो आई लेंस होता है उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। जो एकदम हेल्दी आई होता है उसका आई लेंस पे अगर प्रेशर डालो तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, बीच से प्रेशर हटाओ तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो सीलियरी मसल्स के प्रेशर डालने पे आता था, वो वाली चीज जो है अगर आईज में से धीरे धीरे कम होने लगे तो फिर क्या होता है, प्रेसबायोपिया हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को ठीक करने के लिए, प्रेसबायोपिया को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब तो आपको ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, तो इसीलिए दोनों टाइप के लेंसेज हमको यूज करने पड़ते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा घर के आजू बाजू या फिर आपके खुद के दादाजी या फिर कोई बहुत ही एजेड पर्सन, वो ऐसा लेंस यूज करते हैं, वो ऐसा स्पेक्स यूज करते हैं, चश्मा यूज करते हैं, जिसमें आप देखे होंगे कि नीचे साइड भी एक लेंस होता है और ऊपर साइड भी एक लेंस होता है, दोनों साइड एक एक लेंस यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्रेसबायोपिया वाले पर्सन होते हैं, जो वो स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, समथिंग लाइक दिस, तो उसमें आप देखेंगे एक ऐसा ऊपर लेंस होता है और एक ऐसा नीचे लेंस होता है, दो दो लेंसेज होते हैं। तो उनको अगर कुछ देखना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, ऐसा पास का चीज देखना है तो ऐसा चश्मा उठा लिया, ठीक है, दूर का देखना है तो ऐसा चश्मा गिरा करके ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे देखेंगे दूर का, पास का देखना है तो ऐसा चश्मा चढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो जहां का देखना होता है वो वाला लेंस वो है अपना यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा थियरी भी हमको लिखना पड़ेगा, थियरी के बिना कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं, प्रेसबायोपिया में होता क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई ग्रेजुअली डिक्रीजेस, पावर ऑफ accommodation of eyes gradually decreases। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई ग्रेजुअली डिक्रीजेस विथ एज, due to which person is unable to see nearby as well as far ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए एज के साथ पावर ऑफ अकोमोडेशन आपके आंखों का कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंसान है वो ना तो पास का देख पाता है ना ही वो दूर का देख पाता है। ठीक है, ये होता क्या है, ये होता क्यों है,
This happens due to weakening of ciliary muscles and loss of flexibility ऑफ आई लेंस। ठीक है, तो दो रीजंस मैंने लिख दिया कि सिलेरी मसल्स वीक हो जाते हैं और आई लेंस क्या है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। ठीक है, ये ठीक कैसे हो सकते हैं? कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाई फोकल लेंस। ऐसा लेंस जो कि बाईफोकल है, दोनों टाइप के लेंसेस लगे होते हैं। तो वो मैंने वहां पे स्पेक्स भी आपको बना करके बता दिया कि दो टाइप के लेंस लगे हुए हैं। इसमें जो हमेशा ऊपर साइड में होता है, ऊपर साइड में हमेशा कॉनकेव लेंस लगता है, और जो नीचे के लेंसेज होते हैं ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए मिटा लेते हैं इसे। Where is my duster? डस्टर नहीं मिल रहा, हाथ में ही पकड़ा हुआ हूँ। बादाम खाने से भी मेरे दिमाग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्या होगा मेरे दिमाग का? ओफो। चलिए ठीक है, तो एक नेक्स्ट टॉपिक अब आते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन में यही आपको तीन देखना है। ठीक है, एक और होता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है, तो जनरली आपने देखा होगा एक वाइट मिल्की जो है लेयर आपके आईज के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो उस वाइट मिल्की लेयर की वजह से दिखना बंद हो जाता है, जिसे हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। तो बहुत सबसे सिंपल जो आपका ऑपरेशन होता है ये मोतियाबिंद का ही होता है। इसे किसी क्लिप के थ्रू क्या करते हैं, डॉक्टर्स रिमूव कर देते हैं। दैट्स इट, बस इतना सा ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक डिफेक्ट ऑफ विजन है। चलिए अब डिफेक्ट ऑफ विजन से आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि प्रिज्म कैसा होता है। तो देखिए, प्रिज्म में भी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने स्कूल में, क्योंकि आपको क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट भी करना है प्रिज्म से। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट का भी, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट का भी पोर्शन। तो प्रिज्म समथिंग आपका ऐसा होता है। ओके ना, ओके चलो ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का रहता है, नीचे एक फेस हो गया, और ये ऐसा ऐसा जस्ट लाइक अ हट। पुराने जमाने में हम बनाते थे ना झोपड़ी, ये ऐसा झोपड़ी। ठीक है, ये झोपड़ी बनाते थे। तो ये जो झोपड़ी का टॉप है ना, ऐसा ही होता है प्रिज्म। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, प्रिज्म को ऐसा रख दिया मैंने, तो ये जो फ्रंट में दिख रहा है वो है, इसके पीछे जो है सारे फेजेस हैं इसके। ठीक है, तो हमको प्रिज्म के थ्रू लाइट का कैसे रिफ्रैक्शन होता है इसकी स्टडी करनी है। तो जनरली आपको डायग्रामेटिकली ही मैं बता देता हूं कि कौन कौन से डिनोशंस हमको यहाँ पे यूज करने, कौन कौन से नोटेशंस यहाँ पे यूज करने हैं। तो सपोज मान लीजिए ये प्रिज्म है ट्रायंगुलर शेप का, जिसे मैंने नाम दे दिया ABC। तो सबसे पहला नोटेशन ए, ये जो ए मैंने लिखा है ये क्या है, यही है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो जो साइड्स ऑफ प्रिज्म जितने एंगल पे मिले होते हैं, तो दो साइड ऑफ प्रिज्म के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म।
ठीक है, तो यहां पे ये ए जो है ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब मान लीजिए ये ए बी जो है आपका इंसिडेंट फेज है, यहां पे आपका इंसिडेंट रे आएगा और एसी के थ्रू जो है निकल जाएगा बाहर। ठीक है, चलो ठीक है, समझते हैं। ये मान लीजिए आपका एक इंसिडेंट रे आया, ठीक है, दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे। प्रीवियस चैप्टर में बात की हमने, जो रे आपका आ रहा है उसे क्या कहते हैं इंसिडेंट रे। ये फेज ए बी पे आया, तो जहां पे भी ये पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है ना इस सरफेस पे, वहां पे एक नॉर्मल बना लीजिए। नॉर्मल क्या होता है पता है आपको, 90 डिग्री टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ये जो है पी क्यू एक नॉर्मल बनाया फेज ए बी पे। अब ये लाइट रे पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये पैरेलल टू दिस फेज BC आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आई क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे मैं डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगा, लास्ट चैप्टर में हमने सारा कुछ कर लिया। ठीक है, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल। एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो आर इज व्हाट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ अगेन द रे कम्स टू द next phase. What is its name? AC. Now again where the point strikes this surface, draw a normal at that point. So again I am drawing a normal on this surface. This is our normal. ठीक है, so again the ray after, again what happened here, the medium was air, this is glass, again here the medium is air. So the ray of light enters from air to glass, means rarer to denser. What will happen, the ray will bends when a ray of light travels from rarer to denser, it bend towards normal, normal की तरफ मुड़ता है। तो इस ray of light को ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, ये बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। कहां है नॉर्मल, इधर है नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, तो ऐसा निकला। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, अब ये रे ऑफ लाइट अगेन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए था, ऐसा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या होगा, ये दूर चला जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस, ऐसा निकल गया। ठीक है, सो जो फाइनल रे आपका बाहर निकलता है उसे कहते हैं इमर्जेंट रे। दिस इज व्हाट इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। एंड एंगल मेड by emergent ray to normal is called angle of emergence. ठीक है, तो E से मैंने क्या डिनोट किया, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो IREA क्या है ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको प्रिज्म का क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट भी आपको करना है। ठीक है, अब एक चीज और इसमें होती है, डी से या फिर और इसको डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा साइन मैंने बनाया ना, ये ऐसा ऐसा ऐसा, दिस साइन इज कॉल्ड डेल, डेल्टा। ठीक है, डेल, डेल्टा वाला डेल। तो डेल जो होता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, जितने एंगल से रे डेविएट हो गया वही होगा एंगल ऑफ डेविएशन। सो यहां पे देखिए ना, ये रे को ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, ये डेविएट हो गया। कितना डेविएट हुआ, फाइनली कितना डेविएट हुआ, तो एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। ठीक है, तो ये वाला रे और ये वाले रे के बीच में अगर एंगल मैं फाइंड आउट कर लूं, मेजर कर लूं, तो वही एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। तो कैसे मेजर करें, तो मैंने क्या किया, इस रे को आगे बढ़ा दिया और इस रे को पीछे लेके आओ।
जो भी इन दोनों के बीच यहां पे एंगल बन रहा होगा, दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल। ठीक है, तो सारे टर्मिनोलॉजीज आपको मैंने बता दिया। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है मैंने बता दिया, एक बार रिफ्रैक्शन और ये दो बार रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रिज्म के थ्रू 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होते हैं फ्रॉम द 2 सरफेसेस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हो गया। ओके, मिटा देते हैं। प्रिज्म से ही देखते हैं डिस्पर्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, और सिंपली लाइट कह लो अभी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पर्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डिस्पर्शन का मतलब होता है किसी भी व्हाइट लाइट को, जो आप जनरली लाइट देखते हैं दैट इज व्हाइट लाइट। ठीक है, बट एक्चुअल में व्हाइट लाइट व्हाइट कलर का नहीं होता, वो कुछ कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है। जो आप रेनबो देखते हैं वो उसका एक्चुअल कलर है, वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो स्प्लिट होने के बाद कितने कलर्स में दिखता है आपको? 7 कलर में दिखता है, दैट इज कॉल्ड रेनबो। तो एक्चुअल में डिस्पर्शन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, एक व्हाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूटने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन यहां पे अगर लिखूं मैं, तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors is called dispersion. आ गई बात समझ में? तो प्रिज्म के थ्रू कैसे डिस्पर्शन हो रहा है वो हमको देखना है। बना लो प्रिज्म, ये अपना प्रिज्म रेडी। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा सा साइड में बनाते हैं ना। ये अपना प्रिज्म रेडी हो गया, ये लो। ठीक है, ये आपका एक रे ऑफ लाइट आया। ठीक है, दिस इज व्हाइट लाइट, जो क्या है आपका इंसिडेंट रे। अब मैंने क्या बताया आपको कि जैसे ही ये व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू जाएगा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर के बनता है। ठीक है, कौन से कलर मैं बताऊंगा। तो ये क्या होगा, यहां पे अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लाइक ऐसा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सिमिलरली ये लाइट्स जो है यहां से निकल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब वो कलर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए कलर को याद करिए ऐसा, VIBGYOR, इसे कहते हैं विग्योर। ठीक है, विग्योर। रेनबो का कलर भी ऐसा ही होता है, विग्योर। ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे नीचे से, VIBGYOR, विग्योर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, क्लियर है?
ओके, तो ये जो डिस्पर्शन हुआ है, स्प्लिटिंग हुई है, इसमें वॉयलेट ही हमेशा नीचे आएगा और रेड ह्यू हमेशा ऊपर जाएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन होता है इन लाइट्स का वेवलेंथ। ठीक है, तो जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है वो सबसे कम डेविएट होता है अपने पाथ से। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, ये ऐसा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट बहुत कम होगा। लेकिन ऊपर कोई लाइट जा रही है, इसके ऊपर अगर कुछ थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, एनर्जी लगा दूं, ठीक है, या डिस्टरबेंस दूं इसे मैं, और इसके पास एनर्जी कम है, तो ये ज्यादा डेविएट हो जाएगा। तो वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ यानी कि ये लाइट जो है कितने डिस्टेंस तक कवर करता है, चलता है। तो जो रेड लाइट है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है विदाउट मिनिमम डेविएशन, और वी कैन से विथ मिनिमम डेविएशन। यहां पे मैक्सिमम डेविएशन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सिग्नल पे रेड लाइट या फिर ट्रेन चलते हैं तो रेड लाइट हमेशा, जो रुकने वाला जो खतरे का सिग्नल होता है, हमेशा रेड होता है, ताकि दूर से भी इंसान उसको पहचान जाए। उस लाइट में डेविएशन बहुत कम होता है। फॉगी डेज में भी आपने देखा होगा। चलिए ठीक है, आगे इसको डिस्कस करेंगे, अभी हम भटकेंगे नहीं अपने टॉपिक से। ठीक है, तो इसे ऐसा ही सीक्वेंस में याद रखिएगा। विग्बयोर नीचे से शुरू होता है। ठीक है, वेवलेंथ की बात करें तो ऐसा ऊपर आओगे तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम और रेड का सबसे ज्यादा। वेवलेंथ के केस में ये सबसे मिनिमम है और ये क्या है आपका, मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये है आपका डिस्पर्शन का कहानी। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। तो कुछ के बारे में हम चलिए बात करते हैं, कुछ फिनोमिनन जो कि डिस्पर्शन से रिलेटेड है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वो टॉपिक हमारा चलिए कवर अप हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? तो रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वेरी सिंपल। एटमॉस्फेयर के से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वही तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा ना। अब ये समझ में टर्म नहीं आ रहा कि एटमॉस्फेयर से कैसा रिफ्रैक्शन, तो आइए समझते हैं। देखिए, सपोज आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है, आपके आजू बाजू क्या है, एयर्स है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है। तो ये सब क्या है, एक तरीके का एक मीडियम ही तो है ना। ठीक है, आप, ये बात है, आप रायपुर सिटी में है, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल रायपुर सिटी में है आप। रायपुर में कितना डस्ट है, बहुत डस्ट है, यानी कि आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो डेंसर है, बहुत सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे उस एयर में प्रेजेंट है। वहीं आप किसी विलेज एरिया में चले जाइए, पूरा वातावरण, पूरा एटमॉस्फेयर साफ, यानी कि आपके पास जो एयर पहुंच रहा है वो मस्त क्वालिटी का पहुंच रहा है। और एयर जो आपका रायपुर में मिल रहा है वो बहुत ही डेंसर मीडियम से होकर के गुजर के आपको मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर भी होता है, अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड अप हो जाए, बढ़ जाए, तो वो क्या बनते जाता है, डेंसर बनता जाता है। तो यही है आपका। और ये डेंसर से हमको पता है कि लाइट रे जब भी किसी रेयरर मीडियम से डेंसर में जाता है तो वो अपना क्या करता है, पाथ को चेंज कर लेता है। जितना ज्यादा वो डेंसर होगा उतना ज्यादा लाइट का जो रे है वो अपना पाथ को चेंज करेगा। तो यही है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल उस एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, इसलिए वो मीडियम क्या हो गया, डेंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिनन है बहुत सारे जगह पे चलता है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक बताता हूं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार,
क्वेश्चन आ गया, मान के चलिए वाई स्टार ट्विंकल्स, ट्विंकल्स यानी ऐसा चम 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 चमकता है कि नहीं, कभी कम इंटेंसिटी कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा दिखता है ना आप देखेंगे तो स्टार को, ठीक है। कॉन्स्टेंटली एकदम जलता हुआ नहीं दिखेगा आपको, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, इस टाइप से होता हुआ रहता है उसमें, ठीक है। तो इस ट्विंकलिंग का क्या रीजन है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। सपोज आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है, ये आपके आसपास एटमॉस्फेयर है और यहां पे कोई स्टार है, ये स्टार से आपका लाइट रे आया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन इसको आना चाहिए था ऐसा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि यहां पे रेयर मीडियम है, क्योंकि स्पेस में तो कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ है ही नहीं, वहां तो एयर भी नहीं है, तो मस्त ट्रेवल किया ये। जैसे ही यहां पे एयर हुआ, पॉल्यूशन हुआ, जैसे जैसे आपके पास आता जाएगा लाइट रे, वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, तो ये लाइट रे क्या हो जाएगा, ऐसा डेविएट हो जाएगा, डेविएट होकर के पहुंचेगा, ठीक है, ऐसा कुछ डेविएट होकर पहुंच जाएगा। तो कितना डेविएट हो रहा है ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास पॉल्यूशन कितना है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे क्या होगा, कभी आपका एयर भी क्या है, फ्लो होता रहता है ना, फ्लो होता रहता है, कभी आपके पास ज्यादा पॉल्यूशन है, कभी थोड़ा कम पॉल्यूशन है, कभी ज्यादा पॉल्यूशन आ जाएगा, फिर कभी कम पॉल्यूशन। तो रे ऑफ लाइट भी इसलिए कभी ज्यादा डेविएट होती है, कभी कम डेविएट होती है। तो इसी डेविएशन थ्रू एटमॉस्फेयर की वजह से स्टार जो है ट्विंकल करता हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आया आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का क्यों होता है, इसका रीजन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फिर ये डायग्राम बना करके आपको आप बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा क्या होता है, डेविएट होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, ठीक है, एक्सप्लेन एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ही अंडर। एक और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल जो हम देखते हैं वो बता रहा हूं। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो आज आपको मैं एक सच बताने वाला हूं, क्या कि आप सनराइज से 2 मिनट पहले ही सन को देख सकते हैं और सनसेट के 2 मिनट बाद भी सन को देख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सूर्य उदय से पहले ही आप सूर्य को देख सकते हैं और सूर्य के अस्त होने के बाद भी उस सूर्य को देख सकते हैं, ठीक है। सूर्य तो खैर उदय और अस्त नहीं होता, दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ आवर अर्थ, अर्थ के पोजीशन की वजह से होता है। तो देखिए क्या है ये फंडा, ये भी समझते हैं। सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, और ये क्या है, हॉरिजॉन, ठीक है, जहां तक मैं जिसके ऊपर देख सकता हूं, इसके नीचे नहीं देख सकता। अगर आप यहां पे हैं तो आप इसी लाइन से ऊपर की चीजें देख सकते, इससे नीचे नहीं देख सकते, ठीक है। तो अब देखिए इधर मैं राइज का फिनोमिनन, एक आपको फिनोमिनन बता देता हूं सनराइज का, तो वहां से आपका जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज अभी सनराइज नहीं हुआ। सनराइज कब होता है, जब वो हॉरिजॉन से ऊपर आता है, और सनसेट कब होता है, जब वो हॉरिजॉन से नीचे चला जाता है। तो हॉरिजॉन से नीचे चला जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा, और हॉरिजॉन के ऊपर जब तक नहीं आएगा तब तक भी आपको नहीं दिखेगा। तो सपोज दिस इज सन, ठीक है। अब यहां पे आप, ठीक, तो आप तक सन को क्या करना है, लाइट जब आप तक पहुंचेगी सन से तभी तो आप देख सकते हो। तो आपके इर्द गिर्द क्या होता है, आपके जो आसपास है वो बहुत सारा क्या है, एटमॉस्फेयर का लेयर है। और मैं आपको बता दूं, जो एटमॉस्फेयर है सबसे ज्यादा डेंसर कहां पे होता है, अर्थ के पास में।
और अर्थ से जैसे जैसे दूर होता जाएंगे वो डेंसिटी क्या होती जाएगी एटमॉस्फेयर की, कम होती जाती है, और फाइनली जैसे स्पेस में आते हैं डेंसिटी खत्म। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये क्या है आपका डेंसर मीडियम, ये डेंसर, ये डेंसर। यहां पे इसको अगर मैं नाम दे दूं 1 2 3, तो यहां पे हमको समझ में आ जाना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ 3। मोस्ट डेंसर है ये। ठीक है, तो यहां से कोई लाइट रे आया ऐसा, ठीक है, इस लाइट रे को एक्चुअली कैसे निकल जाना चाहिए था, ऐसा ऊपर निकल जाना चाहिए था, आपको तो दिखना ही नहीं था ये। लेकिन जैसे ही वो यहां से रेयरर से डेंसर मीडियम में गया, क्या हुआ, लाइट रे बेंड हो गया ऐसा। ठीक है, अगेन ये डेंसिटी और ये डेंसिटी में ये डेंसर हो जाएगा, सॉरी ये रेयरर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा, क्योंकि D2 क्या है, ज्यादा डेंसर है ना D3 के कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं ये रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। तो अगेन अगर यहां पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो लाइट क्या हो गया, ऐसा बेंड हो गया। ठीक है, या थोड़ा कम बेंड दिखाते हैं, ये इसको ऐसा निकलना चाहिए था, लाइट ऐसा बेंड हो गया। ठीक है, अगेन रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो अगेन लाइट क्या हो जाएगा, इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गया और बेंड होकर के आप तक पहुंच गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब हुआ क्या, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, नहीं तो क्या है डायग्राम अपना थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से डायग्राम बना करके बता देता हूं। ये हो गया, ये है आपका D1 D2 D3, इसको D4 ले लो। ठीक है, ये D4 ले लो। तो यहाँ पे एक बार ऐसे निकलना चाहिए था, बैंड हो गया, इधर आ गया। यहाँ पे ऐसा निकलना था, बैंड हो गया, इधर आ गया। यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसा निकलना था, बैंड हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप जब इस लाइट रे आप तक ऐसा पहुंचा, तो जब आप देखेंगे कि ये लाइट आ कहां से रही है, तो आपको क्या लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो इसे जब आप एक्सटेंड करेंगे, ऐसा एक्सटेंड करेंगे, ऐसा एक्सटेंड करेंगे, ऐसा एक्सटेंड करेंगे, तो लाइट आपको क्या लगेगा, कहीं यहां से आ रही थी। तो आपको ये जो सन एक्चुअल में हॉरिजॉन से नीचे था, अब आपको सन कहां दिख रहा है, ऐसा ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 मिनट्स का डिले के अंतराल में जो है चीज आप देख सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन के 2 मिनट ऊपर आने के पहले ही आपको सन दिखेगा हॉरिजॉन के ऊपर। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से लाइट रे क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये सनराइज सेम फिनोमिनन आपका किसके लिए होगा, सनसेट के लिए भी होगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, हो क्या होगा, चलो ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा। अब इसके बाद एक टॉपिक आपको मैं बताता हूं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में आपने इस फिनोमिनन को भी। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए लाइट का फैल जाना, ठीक है, इधर उधर डायरेक्शंस में फैल जाना, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। ठीक है, अब ये स्कैटरिंग होता कैसे है, स्कैटरिंग यानी कि लाइट का फैलना। ठीक है, अब ये लाइट फैलती कैसी है, ये आपका लाइट रे आ रहा था। ठीक है, जैसे ही इसके पाथ में कोई पार्टिकल, ठीक है, एक बड़े साइज का पार्टिकल मिल जाता था, तो इस पार्टिकल से टकरा करके ये क्या हो जाता है, लाइट रे रैंडम डायरेक्शंस में डेविएट हो जाता है।
तो इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर में, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही, हाँ या सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ट्रू सॉल जो होता है वो स्कैटरिंग का फिनोमिनन नहीं शो करता, बट कोलॉइडल स्कैटरिंग का फिनोमिनन शो करता है। पढ़ा है ना। तो ऐसा क्यों, तो ट्रू सॉल और कोलॉइडल कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस था, उसके साइज ऑफ पार्टिकल। तो ये स्कैटरिंग का फिनोमिनन जो है पॉसिबल तभी है जब साइज ऑफ पार्टिकल एक डेफिनिट साइज का हो, यानी पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़े पार्टिकल के साइज से ही स्कैटरिंग हो सकती है, ठीक है, छोटे साइज के पार्टिकल से स्कैटरिंग नहीं होती। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, साइज ऑफ पार्टिकल जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड, सॉरी स्कैटर्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट गेट स्कैटर्ड। यानी कि कौन सा वेवलेंथ वाला लाइट स्कैटर होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने बड़े पार्टिकल से पड़ने के बाद वो लाइट स्कैटर हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई छोटा पार्टिकल है तो इससे क्या होगा, ब्लू कलर स्कैटर होगा पड़ने के बाद, और अगर कोई बड़ा पार्टिकल है तो इससे पड़ने के बाद रेड कलर स्कैटर होगा। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल के बेस पे दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, और थोड़ा सा तो अपना लॉजिक लगाइए, आपको आंसर बहुत आसानी से मिलेगा और आप इस पे वर्क करने में आपको बहुत मजा भी आएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। व्हाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाई द स्काई बिकम रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे स्काई रेडिश क्यों होता है, लाल रंग का क्यों दिखता है, और एकदम साफ आसमान रहता है तो वो नीला क्यों दिखता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए वर्क करने के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो अब हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिए। ठीक है, आप लोग एक बार मेहनत करिए, और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए बुक रीडिंग की भी। तो एनसीईआरटी का बुक जरूर आप पढ़ें। ठीक है, तो एनसीईआरटी का बुक पढ़ें और उससे रिलेटेड फिर इन टेक्स्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम न्यू चैप्टर के साथ आपको वापस मिलेंगे। थैंक यू।